शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलना बेटू, बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। सर, ग्रुप 2 के पेपर खत्म हो चुके हैं, तो आज अपन बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। सर, एमसीक्यू के बारे में इस वीडियो में बात होगी। जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव है ना पूरा पेपर, उसका पूरा डिस्कशन हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देखो। पूरा सब कुछ आईसीआई की मिस्टेक क्या थे, सारी चीजें सजेस्टेड आंसर आपके सामने रख दिया है मैंने। ठीक है सर। और ये जो डिफिकल्ट वाला पेपर है ना, उसमें भी हमारा एबीसी 100% मैच होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा बकेट लिस्ट है ना, एग्जैक्ट मैच हो जाता है। वो बकेट लिस्ट का जो वीडियो है ना, वो भी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो तो तुमको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बकेट लिस्ट ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो तो वीडियो तुमको देखना ही पड़ेगा। और उसके साथ में हमने ये भी बात करी कि इस पेपर को पास होना है तो उसका अप्रोच क्या आपका होना चाहिए था करके। ठीक है, तो ये चीज है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है ना सर, हमने तो बात करी थी कि एमसीक्यू में तुमको 22 मार्क चाहिए, लेकिन कम से कम 20 मार्क तो आपको आने चाहिए। लेकिन इस पेपर में ना तुमको कम से कम 16 मार्क आते ना तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या कि 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, 7 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो भी चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बंदे की, मैं हमेशा एवरेज बंदे की बात करता हूँ। तो जो 7 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं ना तो भी चलेगा, 7 एमसीक्यू गलत होते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें से आपको 30 मार्क तो सिक्योर हो जाते थे आराम से। मैंने आपको बात करी है उसमें। तो इसमें से 30 मार्क तो आपको 10 मार्क चाहिए बस। तो 10 मार्क तो भाई साहब 5 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, 15 में से 5 क्वेश्चन सही करने भाई साहब। 10 मार्क तो आ जाएंगे ना एमसीक्यू में, तो 10 मार्क तो आ जाएंगे, नहीं तो चुल्लू भर पानी मेरी तरफ से आपको। ठीक है, तो 10 मार्क तो आने चाहिए आपको कम से कम। और 10 से 16 के बीच में जितने भी आते हैं आपको अच्छा है। ठीक है, 16 के ऊपर जितने आते हैं वो सब बोनस है आपको। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी गलत होने वाले हैं, फिर 2 क्वेश्चन और आपकी तरफ से गलत हो जाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, बात करेंगे कौन से क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कौन से गलत हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो पेपर था ना, बड़ा बड़े के सिनेरियो दिए उन्होंने, तो पूरा पढ़ने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। मैंने आपको बोला था कि सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर जाओ, जो नहीं जमते क्वेश्चन उसके ही के सिनेरियो पढ़ो। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 एमसीक्यू के ऊपर आ जाते। एमसीक्यू का क्वेश्चन 1, इसमें क्वेश्चन 1 का जो के सिनेरियो है अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, 3-4 पेज दिए उन्होंने। ठीक है, इतना कौन पढ़ता है भाई साहब, पागल हो गए क्या? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 एमसीक्यू 1, ऐसे 620 के बारे में लिखा है उन्होंने एमसीक्यू में। ऐसे 620 लिखा है एग्रीमेंट, एंड लिखा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ। तो ऐसे 620 में आ जाइए, 620 में आ जाइए। 620 का जो एग्रीमेंट वाला पोर्शन है ना, इसमें आ जाइए। तो हमने इसको तो याद करना था, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला बहुत है, तो इसको आपने याद किया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। याद नहीं किया तो भी इतना, इसमें तो बहुत ही आसान चीज थी। क्या कोई भी रिपोर्ट वगैरह हो ना, तो बच्चे को बताए, बच्चा बोलेगा क्या, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारे आ ही जाते। उसके साथ में तेरा मेरा क्या है, तेरी जिम्मेदारी कुछ है, मेरी जिम्मेदारी कुछ है, तेरा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, और तेरे मेरे बीच में कम्युनिकेशन होगा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होगा। तो नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तुम्हारा राइटिंग में एग्रीमेंट में होना चाहिए। अब देखो गिवन केस में क्या हुआ है, गिवन केस में तुम्हारा नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव दिया है, आना चाहिए भाई साहब। कम्युनिकेशन तेरे मेरे बीच में वो तो होना चाहिए, एग्रीमेंट में कर दो। कॉन्फिडेंशियलिटी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसको भी तुम्हें एग्रीमेंट में कर दो उसका प्रोविजन। तो क्या नहीं आएगा तुम्हारा? इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अभी बी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। इसने लिखा है कि रिटर्न रिपोर्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न में ही होता है, तो सर राइटिंग में ही होता है, बट उसने लिखा है कि राइटिंग में ही होगा, ओरल में नहीं होगा। और बात किसकी हो रही है? सिग्निफिकेंट रिस्क की। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, तो ऑडिटर का एक्सपर्ट फटाफट ओरल में ऑडिटर को बताएगा ना भाई। देख भाई, ओरल तो होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ये तो हमने माना, लेकिन इसका मतलब है कि ओरल नहीं होना चाहिए। इसने लिखा है कि ओरल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ओरल का भी रिक्वायरमेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क जैसे आता है ना, ओरल में बता दे, उसके बाद में राइटिंग में अलग से बता दे। तो पहले ओरल में बता दे, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर ऑडिटर क्या करेगा, फिर अच्छे से उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो भाई साहब ओरल नहीं चलेगा, ये नहीं होगा ना, ओरल तो होगा ना भाई साहब, ओरल तो होगा, तो ओरल रिपोर्ट होगा, उसके साथ में राइटिंग में भी होगा। तो बी ऑप्शन जो है ना, बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। बात करते हैं सेकंड, ये बात करता है 510 मॉडिफिकेशन के बारे में। क्या 510 ओपनिंग बैलेंसेस में मॉडिफिकेशन के बारे में क्या चीज है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 510 में मॉडिफिकेशन के बारे में 1 मिनट देना मुझे बस। देखो आ गया, देखो ये आ गया। देखो ये 510 में मॉडिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? देखो, मॉडिफिकेशन अगर है प्रेडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन है ना, उसका इफेक्ट तुमको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि करंट ईयर में उसके ऊपर मॉडिफिकेशन आएगा क्या, उसी मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आएगा क्या, इसका इफेक्ट तुमको इवेल्युएट करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। एमसीक्यू पढ़ते हैं सबसे पहले। इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। और एक मैं बात करूं कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं।
और यहाँ पे आपके एमसीक्यू के ऑप्शन है ना वो भी अलग अलग हो सकते हैं। आपने क्या देखना है, एबीसी नहीं देखना है, आपने देखना है कि कौन सा एमसीक्यू का जो टेक्स्ट है ना, कौन सा टेक्स्ट करेक्ट है वो देखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। उसके बाद में लिखा है कि परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस इन प्रायर पीरियड। उसके बाद में एज्यूम ओपनिंग बैलेंसेस इमटेरियल। सबसे पहले बात करते हैं सी की। इन्होंने बोला कि ओपनिंग बैलेंस इमटेरियल है, ऐसा एज्यूम करो। भाई कौन सा नालायक है जो ये ऑप्शन टिक करके आएगा। फिर बात करते हैं डी में, एक्सेप्ट द अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई टू द ओपनिंग बैलेंसेस बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट असर्शंस। मैनेजमेंट के असर्शंस के बेस पे तुम क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ऐसे थोड़ी होता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपको भी पता है नहीं आएंगे। अब दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, आपने या तो ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है या फिर बी। अभी हो सकता है कि आपने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है। बी मतलब कौन सा, कि परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसेस इन प्रायर पीरियड टू ऑब्टेन एविडेंस relevant to opening balances or evaluate whether prior period's closing balance has been correctly brought forward। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है कि प्रायर पीरियड के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस करंट पीरियड में ओपनिंग में तुम्हारे आने चाहिए। तो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किए है कि नहीं किए है ये तो तुमको चेक करना पड़ेगा। तो ये तो आंसर सही है ना, ये तो सही है ना। बट ये आधा ही पढ़ा तुमने, ऊपर क्या लिखा है कि प्रायर पीरियड में तुमको ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये सही नहीं है ना। तो सर सही क्या है, सही क्या चीज है वो तुमको देखना पड़ेगा। सही चीज क्या है, ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस। इसके ऊपर तुमको क्या चाहिए, उसके ऊपर तुमको एविडेंस ऑब्टेन करना है, और उस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए तुमने ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने। क्या बोला सर मैंने, ओपनिंग बैलेंसेस सही है कि नहीं है ये तो तुमको चेक करना पड़ेगा। वो सही है कि नहीं सही है ये चेक करने के लिए तुमने ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने, ना कि तुमको प्रायर पीरियड में जाके बैलेंसेस चेक करने। मैंने क्या बोला तुमको, रुको यहाँ पे रहेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे है तुम्हारे पास में, यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ। क्या लिखा है, इवेल्युएटिंग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन करंट ईयर प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंस। मतलब करंट ईयर में करने पड़ेंगे ना, कि वो एविडेंस देते क्या ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो इसी वजह से ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ये एमसीक्यू तुम्हारा सही है, क्योंकि ये बात क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। मतलब पहले ऑडिटर के रिपोर्ट में जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ है उसका इफेक्ट तुमको चेक करना पड़ेगा करंट ईयर में, करंट सिचुएशन में। इस सिचुएशन में तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ए ऑप्शन तुम्हारा मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए था, पहले 2 क्वेश्चन आपको आने चाहिए थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऐसे 530 में बोला है परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। सबसे पहले ना मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, ऐसे 530 में 1 मिनट देना बस, यहाँ पे ही है, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखो एमसीक्यू के ऑप्शंस पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इन केस ऑफ वेदर द ऑडिटर्स, इन केस व्हेन ऑडिटर कंसिडर्स मिस स्टेटमेंट और डेविएशन डिस्कवर्ड इन सैंपल टू बी एनोमली। मतलब क्या अनोखा है, कोई आइटम ऐसा है कि अलग है, तो तुमको क्या करना है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच मिस स्टेटमेंट और डेविएशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। क्या बात कर रहा है सर ये, देखो यहाँ पे आइए, यहाँ पे है तुम्हारे पास में अदर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन में। यहाँ पे देखो, व्हेन डेविएशन मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनोमली, मतलब इरेगुलर, अनोखा है कुछ, तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या सर, देखो आम का कटोरा है, उसमें एक आम गंदा निकला, एक आम अच्छा नहीं है, तो तुम ये चीज चेक करोगे कि सारे आम गंदे हैं, ए अप्रोच से चेक करोगे कि ए अप्रोच से चेक करोगे कि एक आम बस अलग है उसको निकाल दो। तो ये जो गंदा आम है ना, वो जो गंदा आम है ना उसको तुम अलग करने की कोशिश करोगे। तो ये जो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है ना, तो तुमको ए अप्रोच से देखना पड़ेगा कि भाई साहब सारे आम अच्छे हैं, बस ए गंदा है इसको निकाल के फेंकेंगे, ना कि ए कि सारे पेटी गंदा है अच्छे आम निकालो। ऐसा नहीं ना, एक ही गंदा निकला है ना, तो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। समझाए तो ठीक है, नहीं तो ये तुम एमसीक्यू तो नहीं आएगा तुमको, ये इतना बात समझ लो, ठीक है। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड आइटम, तो अपन क्या करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर अप्लाई करते हैं। देन द ऑडिटर शैल परफॉर्म ओनली द अल्टरनेटिव प्रोसीजर बट नॉट ऑन रिप्लेसमेंट आइटम। भाई उसके ऊपर तो करते हैं अपन, इसने लिखा है नॉट, तो नॉट तो नहीं आएगा ना, उसके ऊपर अपन करते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है, देखो, इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिलेक्टेड आइटम अप्लाई द प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम। तो अप्लाई करना पड़ेगा ना मिया, तो ये तो ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। फिर रिलाई सोल्डली ऑन द रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड एज्यूम दैट एनी डेविएशन आइडेंटिफाइड आर इमटेरियल। मतलब ये देखो नालायक पंथी की हद, मतलब बोला है कि सैंपल के ऊपर, एक तो उन्होंने बोला कि सिर्फ सैंपल के ऊपर भरोसा करो, ठीक है, ये भी हमने मान लिया, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि एज्यूम करो कि जो भी डेविएशन है ना वो इमटेरियल है। भाई साहब
एक पुनः एज्यूम करता है भाई कि सारे डेविएशन ही मटेरियल है। अब भाई डेविएशन तो हमको देख चेक करने पड़ेंगे ना, तो ये तो नालायक ही कोई होगा जो इस ऑप्शन को टिक करेगा। ठीक है, तो सी तो ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन डी है? डी ऑप्शन है एंड क्यू है। देखो, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स और सुटेबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू सिलेक्टेड आइटम, द ऑडिटर शैल ट्रीट द आइटम एज अ मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। मतलब क्या, हमने बात करी थी कि अगर तुम्हारे पास में, हाँ, अगर तुम्हारे पास में सिलेक्टेड आइटम के ऊपर अगर तुम नहीं लगा सकते हो तो रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर लगाओ, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस पर परफॉर्म करो। सब कुछ करके भी तुमको क्या नहीं होता है, तुम अप्लाई नहीं कर पाते हो, प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो तुम क्या करोगे, उस आइटम को तुम क्या करोगे, डेविएशन ट्रीट करोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, एंड मिस स्टेटमेंट ट्रीट करोगे टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में। देखो यहाँ पे बनाए हुए था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में अपन बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल, एंड टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में अपन क्या बोलेंगे, उसको मिस स्टेटमेंट हम बता देंगे। देखो, डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल कहाँ पे बोलेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, एंड मिस स्टेटमेंट टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखा है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि डेविएशन, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, तो ये ऑप्शन सही है। अगर इन्होंने लिखा होता कि मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो गलत होता। अगर इन्होंने लिखा होता डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल तो भी गलत हो जाता। तो सही चीज क्या है, मिस स्टेटमेंट टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, डेविएशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, तो ऑप्शन डी ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फिर पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसे 505 नेगेटिव कंफर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं, जैसे 505 एक मिनट में ओपन हो जाएगा, टेंशन मत ले लो। देखो यहाँ पे ही है नेगेटिव कंफर्मेशन, यहाँ पे ही है, बट बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है ये तो तुम्हारा आना ही चाहिए। कंफर्मिंग पार्टीज also may be more likely to respond indicating their disagreement इन उनके फेवर में है तो वो क्या करेंगे, वो लाइकली टू रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग देयर डिसएग्रीमेंट। भाई अगर किसी के फेवर में है ना तो डिसएग्रीमेंट को क्यों वो रिस्पॉन्ड करेगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेरे अगर डिसएग्रीमेंट में, अगर मेरे फेवर में कुछ है, अगर तुम्हारा इनवॉइस आता है, इनवॉइस में फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे केस में तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं अचानक से, तुम बोलोगे कि मेरे पैसे नहीं है, ऐसे थोड़ी करोगे ना भाई साहब। तुम्हारे पैसे है मतलब आ गए ना अकाउंट में, अभी भूल जा भाई, सामने वाले को बोलोगे भूल जा तू, अभी मेरे अकाउंट में आए हैं, मैं वापस नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात है ना, अगर डिसएग्रीमेंट है और वो डिसएग्रीमेंट तुम्हारे फेवर में है, हालांकि तुम्हारे पैसे नहीं है, वो डिसएग्रीमेंट है लेकिन तुम्हारे फेवर में है, तो तुम रिस्पॉन्ड करोगे क्या, नहीं करोगे ना। इन्होंने लिखा है कि लाइकली टू रिस्पॉन्ड करोगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात आती है। फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करता है कि एक्यूरेसी है करके। देखो दोस्त, नेगेटिव कंफर्मेशन अपन कब करते हैं, ए लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है, इसको अपन बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, जो हम बात करते हैं कि हमको पता होता है कि ठीक है इसमें गड़बड़ तो नहीं है, बस अपन को एक बार चेक करते हैं, अगर किसी के पास में गड़बड़ रहेगा तो आ जाएगा, किसी के पास में गड़बड़ रहेगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कब यूज करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शंस वगैरह है, तो एक्सेप्शन रेट लो है, तो इसका मतलब कि हमको एक्सपेक्टेड नहीं है कि उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे बात आती है कि रिस्पॉन्स इसका नहीं आएगा। इन्होंने क्या लिखा है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है ना तो तुमको बता देगा कि उसका एक्यूरेट नहीं है। वो एक्यूरेट क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ एक्यूरेट नहीं है, एक्सप्लिसिटली बता देगा कि एक्यूरेट नहीं है। ऐसे नहीं होगा, एक्सप्लिसिटली नहीं बताता तुमको, क्योंकि भाई साहब रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि सारी चीजें सही है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि सारी चीजें सही है, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली नहीं बताता कि सारी चीजें सही है करके। वो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे ना, तो एक्सप्लिसिटली इंडिकेट नहीं करता है, ये चीज तुम्हारा ऑप्शन बी जो है ना वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये तुमको वेरिफिकेशन नहीं करता कि सारी चीजें एक्यूरेट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में डी ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ऑडिटर शैल यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स व्हेन ही इज अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंडीशन दैट वुड कॉज रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। क्या बात कर रहा है, जब उसको पता है कि वो डिसरिगार्ड कर देगा, जब उसको पता है कि वो तुम्हारे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्या बात कर रहा है, जब तुमको पता है कि सामने वाला बंदा तुम्हारे नेगेटिव कंफर्मेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उस केस में तुम क्या करोगे, नेगेटिव कंफर्मेशन का यूज करोगे। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, नेगेटिव कंफर्मेशन हम भेजते क्यों है, क्योंकि हमको पता होता है कि गड़बड़ कुछ नहीं है, वो बंदा अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो तुमको रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे लिखा है कि भाई साहब तुमको पता है कि वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तुमको पता है कि रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चाहे फेवर में हो चाहे तुम्हारे डिसएग्री करता हो, जो भी हो ना, एग्री करता हो डिसएग्री करता हो, तुमको पता है, अगर तुमको पता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो नेगेटिव कंफर्मेशन का यूज मत कर। बट यहाँ पे उन्होंने अलग लिखा है, तो यहाँ पे नॉट आना चाहिए था। नॉट अवेयर कहाँ पे है सर, ये कहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा
not aware of the circumstances that would cause a recipient of negative confirmation to disregard such request। ये तुम्हारे लिए, तुम अवेयर नहीं हो। अगर तुम अवेयर नहीं हो ना तब तुम यूज कर सकते हो, नहीं तो मत यूज करो। अगर अवेयर हो तो यूज मत करो। तो ऑप्शन सी क्या है देखो, तो ये भी ऑप्शन का है, डी भी ऑप्शन का है तुम्हारा। नॉन रिस्पॉन्स फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट मीन दैट देयर इज सम मिसस्टेटमेंट। उसका नॉन रिस्पॉन्स का मतलब नहीं है कि वहां पे मिसस्टेटमेंट होगा। ये बात तो सही है। As negative confirmation request itself is to respond to the auditor only if confirming party disagree करता है तो ही तुमने उसका रिस्पॉन्ड करना है। अगर तुमने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर तुमने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा मिसस्टेटमेंट होगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। समझा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझा हो तो तुमको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है ब्रांच ऑफिस के बारे में। तो सीधा 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 बहुत ही बढ़िया सी बात आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबका सही होना चाहिए, ठीक है। एक तो उन्होंने बोला कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, तो बात तो सही है। इसने बोला कि शिमला ऑफिस, देखो 2 ऑफिस है, एक शिमला है दूसरा चंडीगढ़ का रहेगा, तो शिमला ऑफिस उसका मेन ऑफिस है। इसने बोला कि शुड बी क्लोज। भाई कितना डिस्कशन किया है कि बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि नीड नॉट बी क्लोज्ड। अगर मैं तुमको दिखा दूं, अगर मैं तुमको दिखा दूं तो उन्होंने क्या लिखा है देखो, रेगुलर ऑफिस जो है ना वो तुम्हारा नीड नॉट बी क्लोज। यहाँ पे हमने बोला कि शाल का वर्ड यूज का क्यों नहीं किया, ओपन ही क्यों नहीं बोला, ओपन ही रखना है ऐसा क्यों नहीं बोला, क्लोज ही रखना है ऐसा क्यों नहीं बोला। सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, एक पॉइंट के ऊपर इतना ज्यादा हमने फोकस किया था और उसी के ऊपर एमसीक्यू आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने नीड नॉट बी क्लोज, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, शुड बी क्लोज। तो क्लोज तो नहीं होना चाहिए था भाई साहब, नीड नॉट बी क्लोज होना चाहिए था। उसके ऊपर नेम बोर्ड है तुम्हारा, वो तो तुम्हारा जिस टाइम के लिए ऑफिस ओपन होगा उसी टाइम में तुम्हारा नेम बोर्ड आना चाहिए, बाकी टाइम में नहीं होना चाहिए। फिर लेटर लेटर हेड के ऊपर तुम्हारे वो टेम्पररी ऑफिस का एड्रेस नहीं होना चाहिए। कमेंसमेंट से पहले आईसीआई को इन्फॉर्म करो एंड क्लोज करने के बाद में आईसीआई को इंटीमेट करो, तो ये बात भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो गलत है। तो तुमको देखना पड़ेगा जहां पे सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सारी चीजें नहीं आएगी। तो 1 2 छोड़ दो, 3 4 एंड 5 ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये तो बहुत बहुत सही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला एमसीक्यू था। अब क्वेश्चन 1 to 5 है ना, वो क्वेश्चन तुम्हारे सारे के सारे सही आने चाहिए थे, ठीक है। एक आध गलत हुआ है तो ठीक है, लेकिन सारे के सारे सही आने चाहिए थे। क्वेश्चन 6 है ना, ये डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन है। तो डिजिटल ऑडिट हमने छोड़ दिया तो इसका एमसीक्यू भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसने किया है, अगर किसने किया है डिजिटल ऑडिट, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था। देखो इसका आंसर है ना, तुमको सिचुएशन दिए है, इंसिडेंट 1 2 3 4 दिए हैं और यहाँ पे तुमको अलग अलग तरीके से बताया कि यहाँ पे इंसिडेंट 1 में क्या हुआ है, इंसिडेंट 2 में क्या हुआ है, 3 में क्या हुआ है, अटैक हुए अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे तुम्हारे पास में ट्रोजन हुआ है, शायद से ट्रोजन हुआ है, मोबाइल मोबाइल वाला हुआ है, वो सारे अटैक हुए हैं। बट यहाँ पे तुमको पूछा क्या है कि रैंसमवेयर वाला अटैक कौन सा है। तो अगर आपको इस केस में तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन पूछा क्या है, रैंसमवेयर वाला अटैक कौन सा है। तो रैंसमवेयर वाला अटैक कौन सा है, इंसिडेंट 4 है। वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपको बताऊं ये क्या होता है। रैंसम मतलब क्या, रैंसम मतलब पैसा, कन्नड़ा में दुदू वगैरह बोलते ना, दुदू पैसा। तो ये अटैक क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा सीए का ऑफिस है ना, उसमें तुम क्या करोगे, एक वायरस छोड़ दोगे। तुम्हारे पहला जो आर्टिकलशिप में जो भी सीए था, ठीक है, तुम्हारा नहीं, तो उसमें तुम क्या करोगे, वायरस छोड़ दोगे और पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पार्टनर से पैसे मांगोगे, भाई साहब मेरे को पैसे दे दे, तभी तेरे को तेरे क्लाइंट का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो तेरे को पूरा डेटा मेरे पास है अभी। तो हम क्या करते हैं, उसको इनक्रिप्ट करेंगे, इंक्रिप्शन करेंगे और उसके बाद में उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उसके पास में जो कोडिंग होगा वो हमारे पास में होगा। डिक्रिप्शन हम ही कर सकते हैं, इनक्रिप्ट करके डेटा को छोड़ देंगे तो वो बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। फिर हम पैसे मांगेंगे, पैसे मांगने के बाद में जब हमको पैसे मिलेंगे तब अपन उसको उसका डेटा वापस कर देंगे। तो इंसिडेंट 4 जो ना वो रैंसमवेयर का था। अगर गलती से भी अगर तुमने इंसिडेंट 4 लिखा है तो सही बात है, नहीं तो छोड़ दो। इसको मैं तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन में काउंट करूंगा, मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारा सही नहीं हुआ है ना, उसमें मैंने इसको काउंट किया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 जो है ना वो बहुत इजी था। बात क्या हो रही है, यूरेनस है, यूरेनस तुम्हारा सैटर्न का सब्सिडरी है। अब यहाँ पे उसने सीएफएस को प्रेजेंट नहीं किया है, तो प्रेजेंट नहीं किया तो उसका एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्यों नहीं किया है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है, उसके अदर मेंबर को उन्होंने भेज दिया है सारा चीज, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, हमको हमको दिक्कत नहीं है। बट सैटर्न ने उसका सीएफएस प्रिपेयर करना चाहिए था, किया है क्या, किया है। सैटर्न ने उसका
CFS प्रिपेयर किया है एंड ROC को सबमिट भी किया है, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लूटो और एक सबसी है सैटर्न का, मतलब अभी सैटर्न के 2 सबसे हो गए, सैटर्न में यूरेनस है एंड सैटर्न में प्लूटो है, 2 सबसे हो गए। अब प्लूटो का सीन क्या है, प्लूटो जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह है, मतलब इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, फेयर वैल्यू पे मेजर करता है, वो सारी चीजें है, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। तो प्लूटो को तुमको CFS बनाने की जरूरत नहीं है, यूरेनस को भी CFS बनाने की जरूरत नहीं है। तो CFS किसको बनाना पड़ेगा, सैटर्न को बनाना पड़ेगा। हालांकि प्लूटो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बट आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट एंटिटी का, एक मिनट दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है रहने दो, उसका कोई यहाँ पे संबंध नहीं है ज्यादा। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को तो तुमको CFS बनाने की जरूरत नहीं है, तो किसको, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको तो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी का होल्डिंग कंपनी उसको तो बनाना पड़ेगा, अल्टीमेट होल्डिंग को तो बनाना पड़ेगा। तो इस केस में तुमको देखना पड़ेगा सैटर्न लिमिटेड जो है ना वो कंसो करेगा दोनों का, किसका, यूरेनस का एंड प्लूटो का, दोनों का क्या करेगा, कंसो करेगा। अब बाकी के ऑप्शन फालतू के दिए हैं, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो ये तो सबका सबका सही आना चाहिए भाई साहब, किसका नहीं छूटना चाहिए। फिर हम बात करेंगे, ये सब कुछ तो ठीक है, फिर हम बात करेंगे, ओहो, ये चीज बढ़िया है, क्वालिटी कंट्रोल में से मैकेनिज्म फॉर रिव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, बस यहाँ से पढ़ना है तुमको। क्या है देखो, क्रिप्टो क्रिप्टो लिमिटेड है वो तुम्हारा नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। क्रिप्टो जो है ना नीदर कवर्ड अंडर रूल 3 ऑफ NFRA एंड नॉट रेफर टू QRB बाय NFRA, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, ग्लिच लिमिटेड है, वो तुम्हारा लिस्टेड कंपनी है और NFRA ने उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया है। अब आ जाइए हमारे पास में QRB। QRB में हमने क्या पढ़ा था कि QRB कौन से एंटिटीज का क्या करेगा, कौन से CA फर्म्स का क्या करेगा, रिव्यू करेगा। जो CA फर्म्स क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, किसके ऑडिट करते हैं, जो रूल 3 में एंटिटीज कवर होते हैं ना उसके नहीं, अदर देन रूल 3 में कवर होते हैं, क्योंकि रूल 3 में कहाँ पे आ जाते हैं, NFRA वाले आ जाते हैं, रूल 3 के लिए NFRA वाले आ जाते हैं। तो रूल 3 में जो कवर होते हैं ना उनको छोड़ के जो बचते हैं ना उसका QRB क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और दूसरी चीज, अगर NFRA ने QRB को रेफर किया है ना तो ही करेगा, रेफर अगर नहीं किया है ना तो नहीं करेगा। मतलब अगर NFRA के कुछ कुछ आ जाते हैं, कुछ एंटिटीज है NFRA के, रूल 3 के हो, ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NFRA ने अगर बोला है QRB को तो इस कंपनी का तू देख ले, तो क्या करेगा, QRB रिव्यू करेगा। मतलब अगर रेफर किया है NFRA ने तो QRB करेगा, अगर रेफर नहीं किया है तो नहीं करेगा। और रूल 3 में आता है तो उसका नहीं करेगा, रूल 3 को छोड़ के जो भी बचते हैं ना उसको करेगा। क्योंकि देखो लिस्टेड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड रूल 3 के जो कंपनीज आते हैं ना उसका ऑडिट कौन करेगा, उसके ऑडिट के ऊपर का रिव्यू कौन करेगा, NFRA करेगा। तो ये चीज है ना, ये कौन करेगा, NFRA करेगा। तो QRB क्या करेगा, वो छोड़ के करेगा। तो देखो अभी यहाँ पे समझने की बात देखो, क्रिप्टो है नॉन लिस्टेड है और वो तुम्हारे रूल 3 में कवर नहीं होती है एंड साथ में NFRA ने उसको रेफर भी नहीं किया है। इसका मतलब क्रिप्टो का क्या करेगा, मतलब क्रिप्टो के ऊपर जो CA फर्म है ना, ये जो CA फर्म है ना उसका रिव्यू कौन करेगा, उसका रिव्यू QRB कर सकता है। उस चीज का रिव्यू कौन करेगा, QRB कर सकता है। लेकिन ग्लिच का नहीं कर सकता है क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है एंड NFRA खुद कर रहा है ना, तो उसने रेफर नहीं किया है QRB को, तो NFRA करेगा ग्लिच लिमिटेड का। तो सिंपल सी बात आती है, QRB क्या करेगा, क्रिप्टो का कर सकता है रिव्यू, लेकिन ग्लिच का नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पे NFRA कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी जो भी यहाँ पे लिखा है ना वो सब गलत है, ठीक है। देखो NFRA कैन नॉट इन्वेस्टिगेट ग्लिच लिमिटेड, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, तो ग्लिच लिमिटेड तो कर सकता है ना। फिर यहाँ पे लिखा है कि NFRA एंड QRB हैव ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, ओवरलैपिंग नहीं है ना भाई, NFRA ऊपर है, NFRA बड़े बड़े क्लाइंट का करेगा और QRB नीचे है, QRB का जुरिडिक्शन कम है, तो उस केस में NFRA का जुरिडिक्शन ऊपर रहेगा, ठीक है। ये भी सिंपल सी चीज थी, ये भी आपका आंसर सही आना चाहिए था। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे गड़बड़ है, ये भाई साहब बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, जिसको जमा है उसके मजे है, नहीं जमा है उसके भी मजे है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। देखो इसके लिए भी तुमको ऊपर प्यारा दिया है, लेकिन पढ़ा तो भी सही है, नहीं पढ़ा तो भी सही है। कुछ तो दिया है उन्होंने, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ दिया है, लेकिन नहीं पढ़ा ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपको इसने आपने ऊपर वाला कंटेंट नहीं पढ़ा है तो। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज हुई है, क्या चीज नहीं हुई है। सबसे पहले देखो ऑप्शन A एंड B, मैंने आपको बोला था जो सेम ऑप्शन है ना उसमें से ही एक आएगा। तो ऑप्शन A, B और C, D देखते हो ना आप, अगर आप अच्छे से देखोगे तो C, D है ना वो सेम ऑप्शन है,
क्योंकि देखो फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड एंड जजमेंटल, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड, तो सी एंड डी में से एक ऑप्शन आना चाहिए, ए एंड बी से नहीं आना चाहिए। अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो तुमको समझेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ए ऑप्शन क्यों नहीं आना चाहिए। इनवॉइस रिलेटेड एरर डज नॉट क्वालिफाई एज अ मिसस्टेटमेंट एज द इंडिविजुअल एरर इज बिलो ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। मतलब क्या, जो तुम्हारा सीटीटी होता है ना, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, वो जो होता है ना, उसको बोला कि ये मिसस्टेटमेंट ही नहीं है, डज नॉट क्वालिफाई एज ए मिसस्टेटमेंट। अरे ऐसे कैसे भाई, मिसस्टेटमेंट कितना भी छोटा हो वो मिसस्टेटमेंट तो होगा ना। तो कंसिडर करेगा, कंसिडर नहीं करेगा वो अलग चीज है, बट वो मिसस्टेटमेंट तो है ना। इसने बोला कि क्वालिफाई नहीं करेगा मिसस्टेटमेंट, तो ये तो ऑप्शन तुम्हारा इधर ही उड़ गया। ऑप्शन बी में क्या गड़बड़ है, इसने क्या बोला है कि तुम्हारा जो ओवर स्टेटमेंट है ना, इन्वेंट्री में जो ओवर स्टेटमेंट है ना, वो तुम्हारा क्या है, डीम्ड अनरीजनेबल माना जाता है, डज नॉट क्वालिफाई एज ए मिसस्टेटमेंट। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है पता है क्या, मैंने आपको 540 में आपको बताया था क्या, कि ऑडिटर क्या करेगा, जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टीमेट आता है ना, जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टीमेट आता है ना, वो क्या करेगा, अपना एक रेंज डिसाइड करेगा, या तो पॉइंट एस्टीमेट होगा या तो रेंज एस्टीमेट होगा। मैनेजमेंट का पॉइंट एस्टीमेट होगा, ऑडिटर का पॉइंट एस्टीमेट या फिर रेंज एस्टीमेट होगा। यहाँ पे क्या है, रेंज एस्टीमेट होगा कोई तो। ठीक है। अभी वो रेंज में अगर तुम्हारा वो पॉइंट बैठ जाता है ना, तुम क्या मानोगे कि वो रीजनेबल है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि 5 लाख का जो ओवर स्टेटमेंट है ना, वो हमने बोला कि अनरीजनेबल है, मतलब वो रेंज में नहीं बैठता है, डीम्ड अनरीजनेबल है। अगर वो रेंज में नहीं बैठता है ना, तो मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। तो बट उन्होंने यहाँ पे बोला है कि नॉट क्वालिफाई एज ए मिसस्टेटमेंट। देखो, एक तो अनरीजनेबल है, रीजनेबल होता तो ठीक था, अनरीजनेबल है और वो बोलते कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। अनरीजनेबल है तो मिसस्टेटमेंट होना ही चाहिए था। तो ये तो बी ऑप्शन है ना, ये तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अब सी एंड डी में खेलते हैं, अब सी एंड डी में खेलते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले तो इलिमिनेशन में जाओ। यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन फैक्चुअल है, डेप्रिसिएशन फैक्चुअल है, तो ये तो ऑप्शन दोनों जगह पे सेम है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई बात है ही नहीं है। इन्वेंट्री उन्होंने बोला कि प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, और यहाँ पे इन्वेंट्री जो है ना वो जजमेंटल है। ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट जो है मिसस्टेटमेंट का, जो 6 लाख का है, टू द एंटायर पॉपुलेशन इज जजमेंटल मिसस्टेटमेंट है। एंड उन्होंने बोला है कि ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट जो है मिसस्टेटमेंट 6 लाख का, टू द एंटायर पॉपुलेशन वो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। देखो सर, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने आपको बोला था, हमने जब 540 देखा था ना, 540 में मैंने बोला था कि जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन वगैरह आता है ना, तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाला, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, वारंटी ऑब्लिगेशन, ये 2 वर्ड मैंने आपको बोला था, याद रखना है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड के ऊपर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्वेश्चन है। तो जब अकाउंटिंग एस्टीमेट आ जाता है ना, तो एस्टीमेट में अपन क्या करते हैं, एजम्पशन जजमेंट मेथड यूज करते हैं। तो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, वो तुम्हारा क्या बनेगा, जजमेंटल बनेगा। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि वो तुम्हारा 540 के लॉजिक के हिसाब से जजमेंटल बनना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टीमेट में अपन क्या करते हैं, एजम्पशन जजमेंट यूज करते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन तुम्हारा जजमेंटल बन गया। अब बात आती है कि प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, आपने कुछ सैंपल सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का सैंपल कुछ सिलेक्ट किया। अब इसमें से आपको सैंपल, ठीक है, अब इसमें से आपके लिए मान लीजिए कि मिसस्टेटमेंट मिला है 5 रुपए का। ठीक है, मिसस्टेटमेंट मिला है 5 रुपए का, तो 100 रुपए के लिए 5 मिसस्टेटमेंट मिला है आपको। तो अब वही, अब 1000 रुपए के लिए कितना रहेगा, 50 रहेगा। तो जो 100 का 5 था ना, उसको आपने 1000 का 50 कर दिया। तो आपने क्या किया, 100 के हिसाब से 1000 के ऊपर तुमने क्या किया, ये 5 को 50 कर दिया। मतलब आपने क्या किया, 5 का मिसस्टेटमेंट 50 कर दिया, मतलब आपने प्रोजेक्शन किया। आपने बोला कि 100 के ऊपर 5 रहेगा तो 1000 के ऊपर 50 रहेगा, तो आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया। मतलब सैंपल के बेसिस पे जो था ना, बेस्ट एस्टिमेट किया है मिसस्टेटमेंट को टू द एंटायर पॉपुलेशन। तो पहले जो 100 था ना, उसको एंटायर पॉपुलेशन पे तुमने क्या किया, बेस्ट एस्टिमेट किया है ना, ये क्या हो जाता है, तुम्हारा प्रोजेक्शन हो जाता है। तो ये मिसस्टेटमेंट तुम्हारा प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट होता है। अगर ये एमसीक्यू आपका गलत हुआ है ना, तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट आपको अभी तो लॉजिक समझा होगा कि ये जो डी है ना, ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है, या फिर तुम्हारा ऑप्शन का जो भी रहेगा नंबर, ये आंसर सही है कि डिप्रिसिएशन फैक्चुअल है, इन्वेंट्री जजमेंटल है, एंड बेस्ट एस्टिमेट प्रोजेक्टेड है करके। ठीक है। फिर हम 10 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, नॉट रिक्वायर, अरे क्या हो गया ये, सॉरी सॉरी सॉरी, तो नॉट रिक्वायर एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन। अब ये चीज है, ये चीज है, देखो ऊपर वाली जो चीज है ना, ये चीज है ना, बहुत दिमाग से बनाई है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 320, 450 एंड 540 और पता नहीं क्या क्या उन्होंने यूज किया है, इतना सारे ऐसे का उन्होंने क्रक्स यूज करके ये एमसीक्यू बनाया है। मेरे को बहुत पसंद आ गया, बट आपको पसंद नहीं आया होगा, तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने सी एंड डी में से ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो जिसका भी तुक्का बैठा है डी को लेकर, तो बच्चे का सही आया रहेगा, बट वो ठीक है जो भी है। यहाँ पे उन्होंने ऐसे 450 में से
क्वेश्चन पूछा है। अभी ऐसे 450 में अगर आप जाते हो ना, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। हमारे बुक में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, प्रोनाउंसमेंट में रहेगा। प्रोनाउंसमेंट में अगर तुम जाते हो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर 2-3 लाइन ही है, उसमें से उन्होंने उठा के किया है, तो इसका एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपने इसको करेक्ट किया होगा। तो ये भी अगर आपका गलत हुआ है ना, तो भी मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी गलत हुआ है ना 10 नंबर का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोला, गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कि क्या पूछा है, कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या रिक्वायर नहीं था तुमको। देखो वैसे तो है ना, मैंने तो ऐसे ही ऊपर देख के ही समझ गया था, मेरे को भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए था। हालांकि नहीं पढ़ा ना, तो भी समझ में आना चाहिए था। क्यों सर, क्यों सर, बात करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, देखो नॉट करेक्ट बोला है, नॉट रिक्वायर बोला है, मतलब तुमको ऑड मैन आउट फाइंड करना है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग द प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड ऑफ 75,000, जो तुम्हारा ट्रिवल थ्रेशोल्ड है ना, उसको रिकॉर्ड करना डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होना चाहिए क्या? हाँ ना भाई, क्योंकि तुमने पहले ही थ्रेशोल्ड डिटरमाइन किया कि 75,000 से नीचे जो है ना, वो तुम्हारे क्लियरली ट्रिवल थ्रेशोल्ड है, सीटीटी आ जाएगा। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देख, पहले तुमने अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया, तुम क्या करोगे, उसको तुम बाद में चेंज करोगे। तो चेंज करोगे तो भाई साहब वो ऑडिटर के लिए अच्छा नहीं है, कि तुम ऑडिटर क्या बोल रहा है, पहले 75 था फिर हमने 150 किया। नहीं ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये तुमको प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड को सबसे पहले डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पूछने आ जाएगा ना क्यूआरबी एनएफआरए, तो तुमको पता होना चाहिए कि 75 हमारा पहले से ही थ्रेशोल्ड था करके, ठीक है। अब उसके बाद में सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं, लिस्टिंग ऑल आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। तो देख भाई, सिंपल सी चीज है, जो भी तेरे को मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए ना, उसको तो तू लिस्ट करेगा, ठीक है। करेक्ट की है, अनकरेक्टेड है, जो भी चीज आती है ना, वो तो बात की बात आती है, लेकिन मिसस्टेटमेंट जो भी है ना, वो तो तुमको दिखाएगा कि ये मिसस्टेटमेंट थे, उसको बाद में करेक्ट किया है, इतने मिसस्टेटमेंट थे, उसको करेक्ट नहीं किया है। जो भी किया है, सारे के सारे मिसस्टेटमेंट जो भी आइडेंटिफाई होते हैं, उसको तो लिस्ट डाउन करेगा, उसको तो डॉक्यूमेंट करेगा। अब बात आती है डी वाला पॉइंट, क्या है, ऑडिटर का कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल। ऑडिटर का कंक्लूजन क्या है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, वो मटेरियल है कि नहीं है, वो तो तुमको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब रिपोर्ट करना है तेरे को, तेरा ओपिनियन जो है ना वो चेंज हो सकता है, क्योंकि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है तो तेरा ओपिनियन के ऊपर इंपैक्ट जाएगा, ओपिनियन चेंज हो जाएगा तेरा। तो ये तो तुमको डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ेगा। तो भाई साहब बी ऑप्शन क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट टू टीसीडब्ल्यूजी। अब ये बात क्या होती है, देखो दिमाग लगाने की बात है। अगर मेरे को 10 रुपए का मिसस्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, 10 रुपए का मिसस्टेटमेंट मिलता है, मैंने उसको टीसीडब्ल्यूजी को बताना है क्या? नहीं बताना है। मुझे लगा भाई 10 रुपए का मिसस्टेटमेंट है, मैंने टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताया। अभी मैंने मिसस्टेटमेंट टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताया, ये जस्टिफिकेशन को मुझे डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ेगा क्या, कि मैंने उसको टीसीडब्ल्यूजी को 10 रुपए का मिसस्टेटमेंट नहीं बताया। अरे क्या जरूरत है भाई साहब, अगर सीटीटी वाला है ना क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। तो अगर मैंने इग्नोर कर दिया, तो मैंने टीसीडब्ल्यूजी को भी नहीं बताया, तो नहीं बताया तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन नहीं देना है मुझे कि मैंने उसको क्यों नहीं बताया। छोटा मोटा था तो नहीं बताया भाई साहब, जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, सिंपल वाला था। अब हम बात करेंगे ऐसे 570 के ऊपर आया है, इसके लिए तुमको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न वाला पोर्शन पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले पता है क्या, मैंने 1 नंबर देखा, 6 नंबर देखा, 1 नंबर 6 नंबर देखा, और मेरा मैच हो गया, ठीक है, मेरा मैच हो गया। कैसे बात करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने। देखो 570 गोइंग कंसर्न में अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से असेसमेंट रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में मैनेजमेंट का प्लान वगैरह इवेल्युएट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फोरकास्ट को एनालाइज करते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट को, जिसमें ये सारी चीजें करके एडिशनल फैक्ट को अपन कंसिडर करते हैं, एंड फिर डब्ल्यू आर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन केस में क्या क्या सीन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि एडिशनल प्रोसीजर्स में तुमने क्या क्या चीज ध्यान देनी है। इसने बोला है कि एज लॉन्ग एज मैनेजमेंट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन लेटर, मतलब मैनेजमेंट जैसे ही डब्ल्यू आर प्रोवाइड करता है ना, तो तुमको नॉट बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ ब्रीच लोन एग्रीमेंट, तो कुछ तो लोन एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ है, उसको तुमको चेक नहीं करना है, वो ब्रीच को तुमको देखना नहीं है, तुम बाउंड नहीं हो, ऑडिटर इज नॉट बाउंड। देख भाई, हमने जैसे 580 डब्ल्यू आर में देखा है कि जो तुम्हारा डब्ल्यू आर होता है ना, वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट नेसेसरी ऑडिट एविडेंस नेसेसरी है, हमको चाहिए, बट वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो डब्ल्यू आर लेकर तुम तुम्हारी प्रोसीजर्स को कम नहीं कर सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है करके, ये स्टेटमेंट गलत है करके सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि डब्ल्यू आर तुम्हारा सही नहीं है, नेसेसरी है, सही नहीं है। तो ये चीज आती है कि ये तुम्हारा सेंटेंस गलत है, ये सीधे सीधे आके दिख रहा है।
फिर मैं अगर बस डायरेक्टली 6 नंबर का पॉइंट पढ़ता हूँ ना, ये क्या बात कर रहा है कि इफ मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म्ड असेसमेंट द एंटिटी इज treated as not going concern and issue modified audit opinion without further evidence। क्या बात हो रहा है, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट तो ऑडिटर शैल कंसिडर इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तुम क्या करोगे, कंसिडर करोगे इम्प्लीकेशन, बट उससे पहले तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट को एक्सटेंड, मैनेजमेंट को देखोगे कि भाई साहब, मैनेजमेंट को तुम रिक्वेस्ट करोगे कि भाई साहब तुम गोइंग गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर ले। अगर उसने 12 महीने से कम किया है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंड कर ले कम से कम 12 महीने तक। अगर वो नहीं करता है ना, तो अपन क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, देखो, इन्होंने लिखा है कि हम मान लेंगे कि तुम गोइंग कंसर्न नहीं हो। अरे भाई, ऐसे कैसे मान लेंगे कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे कैसे मान लेंगे। हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ना भाई, उसने नहीं किया, हम तो सोचेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि सिचुएशन क्या है, हमारा इम्प्लीकेशन जाएगा। इसने लिखा है कि ट्रीटेड एज नॉट गोइंग कंसर्न, ऐसे कैसे ट्रीट कर दिया भाई, नॉट गोइंग कंसर्न नहीं है करके, तो ये तो गलत है। और इशू भी कर दिया मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, तो मॉडिफाइड का तो ठीक है, लेकिन ट्रीट कैसे कर दिया कि गोइंग कंसर्न हो। ठीक है, तो 1 और 6 है ना, ये तो तुम्हारे आंसर का पार्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, एक बार एमसीक्यू देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है कि तुमने, इन अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, इसमें से 1 और 6 तो आना चाहिए तुम्हारा, 1 और 6 तो आना चाहिए। तो देखो 1 और 6 कहाँ पे है, एक तो 1 1 यहाँ पे है, 1 1 यहाँ पे नहीं है तो सी एंड डी गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा। मतलब 1 2 4 6 ये एमसीक्यू में आना चाहिए, ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए था। अब देखते हैं 2 और 4 भी क्यों गलत है करके। ठीक है, 2 और 4 भी क्यों गलत है करके। टू क्या बोल रहा है, कंफर्म एग्जिस्टेंस लीगैलिटी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट टू प्रोवाइड मेंटेन फाइनेंशियल सपोर्ट बोथ फ्रॉम रिलेटेड एंड थर्ड पार्टी, वो इमटेरियल माना गया है। एक एक पॉइंट क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम गोइंग कंसर्न में हो तो तुम्हारा सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी है ना, तुमको सपोर्ट तो करेगा, होल्डिंग कंपनी तुमको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये जो लीगलिटी एनफोर्सेबिलिटी एग्जिस्टेंस जो है ना, जो सपोर्ट करेगा ना, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा ना, जो होल्डिंग कंपनी या फिर रिलेटेड पार्टी आजू बाजू के तुमको बचाने के लिए आ जाएंगे ना, यहाँ पे उन्होंने बोला कि इमटेरियल माना जाएगा। ऐसे कैसे इमटेरियल माना जाएगा, अगर मेरे को मेरा होल्डिंग कंपनी सपोर्ट करने आ जाता है ना, तो मटेरियल होगा, क्योंकि उससे तुम्हारा गोइंग कंसर्न बच सकता है। जैसे कि अगर कंपनी डूबने वाला है ना, अगर होल्डिंग कंपनी आएगा तो कंपनी बचा सकता है। इमटेरियल कैसे मानोगे उसको, इमटेरियल नहीं मानोगे, तो ये जो है ना सेकंड वाला गलत हो जाता है। तो थर्ड वाला क्या बात करता है, एजम्पशंस अंडरलाइंग कैश फ्लो प्रॉफिट एंड अदर रिलेवेंट फोरकास्ट। फोरकास्ट के बारे में देखते हैं क्या अपन, हाँ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसे ने और एक गलती करी कि प्रॉफिट फोरकास्ट के बारे में पूछा है। तो भाई साहब देखो, मेरे हिसाब से तो ये भी है ना, आंसर थोड़ा गलत हो सकता था। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट फोरकास्ट नहीं देखते भाई, अपन कैश फ्लो फोरकास्ट देखते। देखो, अगर सिर्फ प्रॉफिट फोरकास्ट होता ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता था। लेकिन उन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में भी बात करी है, तो कैश फ्लो फोरकास्ट है ना, तो उसको तो अपन देखते, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, वैसे तो प्रॉफिट फोरकास्ट भी गलत है, बस कैश फ्लो फोरकास्ट है जो है ना, उसको अपन को इवेल्युएट करना है, कैश फ्लो फोरकास्ट एंड अदर रिलेवेंट फोरकास्ट। 4 क्यों गलत है सर, कंसिडरिंग वेदर एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है इन्होंने एग्जिस्टिंग फैक्ट को कंसिडर करना है। हमने बात क्या करी है, एग्जिस्टिंग नहीं, एडिशनल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना है, लिखा है यहाँ पे एडिशनल फैक्ट को। एग्जिस्टिंग फैक्ट से क्या करोगे भाई साहब तुम, एग्जिस्टिंग फैक्ट से क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो ये जो 4 है ना, ये भी गलत हो जाता है। 5 तुम्हारा सही हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो चीज आती है ना, इसके आधार पर, मैंने तो आपको बोला कि 2 ही चीज के आधार पर आप डिसाइड कर सकते थे, 1 और 6 के आधार पर। 1 और 6 के आधार पर ही आपका ये आंसर सही आना चाहिए था, तो ये तो आंसर आपका सही आना चाहिए था। ठीक है, दिमाग वाला काम था और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है पीएससी वाला। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये बैंक ऑडिट एंड पीएससी ऑडिट का मिक्स करके केस स्टडी पूछा है। ठीक है, अब ये ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन पूछा है। भाई साहब कब पढ़ा है भाई, ऐसे है तूने इंटरमीडिएट में पढ़ाया होगा भाई, इंटरमीडिएट भाई, कल क्या खाया था हमको याद नहीं है, तो इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल पता होना चाहिए, बट भाई सीख जाएंगे ना वो उधर जाने के बाद में। अब क्या पूछ रहा है तू बता, तो सिलेबस में ऐड तो कर ले पहले। ठीक है, ड्राइंग पावर के बारे में पूछा है, उसका कैलकुलेशन पूछा है। तो ठीक है, देखते कोशिश करते। टोटल स्टॉक है 900 का, उसमें डैमेज स्टॉक है 60 का। अच्छा जी, रिसीवेबल है 800 के। ठीक है, एजिंग दिया है, क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक 140 का है, स्टॉक के ऊपर मार्जिन 25 है, रिसीवेबल के ऊपर मार्जिन 40 है, एंड सैंक्शन क्रेडिट लिमिट जो है ना तुम्हारा 1000 का है। एंड एजिंग में तुम उन्होंने दिया है कि 30 दिन तक, 30 से 60 दिन, 90 दिन तक एंड 90 दिन से ज़्यादा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है क्या, यहाँ पे एक ही चीज़ आती है, ये 900 में से तुम 60 तो माइनस कर लोगे,
ये तो मैंने भी किया था, लेकिन ये 140 मैंने माइनस नहीं किया था। ठीक है, 900 में से 60 माइनस कर लिया तो तुम्हारा कितना आता है, 840 आता है। एंड उसके ऊपर मैंने मार्जिन अप्लाई किया था 25% का। बट इससे जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, एक अच्छी बात है कि वो एमसीक्यू ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक अच्छी बात है कि वो ऑप्शन में नहीं है करके, ताकि तुम और ज्यादा कर सको। ठीक है, क्योंकि भाई इतना डिटेल में किसको पता है, तुम बताओ ना किसको पता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 900 में से 60 माइनस करेंगे, उसके बाद में 140 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। देखो पहले तो नहीं जम रहा था, तो दूसरा तुमको ट्राई तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो अलग तो करना पड़ेगा। तो ये 60 है ना, तो स्टॉक के बारे में है, तो इतना भी समझ जाता है ना, तो स्टॉक है यहाँ पे, तो भी अपन को तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था। देखो मुश्किल है, इतना डिफिकल्ट पेपर है ना, तो उसमें मुश्किल है कि ये आपका आंसर सही आया होगा। बट फिर भी अगर आपने कोशिश करी है ना, इधर उधर करके थोड़ा टाइम देके कि 900 में से 60 कर दिया, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन आप ट्राई करो, ऑप्शन में नहीं है। बाकी बहुत सारा मैंने भी किया ना, बाकी बहुत सारा। ठीक है, पहले एजिंग का कंसिडर नहीं किया, बस रिसीवेबल किया, उसके ऊपर मार्जिन लगाया, ऐसे किया, सारी चीजें कर ली, ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। तो फिर मैंने किया कि 900 में से 60 माइनस करो, उसके बाद में 140 माइनस करो। तो 900 में से 60, उसके बाद में 40, तो 700 आ जाता है। उसके ऊपर कितना, हाँ 25% मार्जिन लगा दो, तो 525 आ जाता है। फिर ये जो डेटर्स है ना, उसमें से तुम क्या करोगे, 90 दिन से ज्यादा वाले माइनस करोगे। देखो हमेशा माइनस होता है ऐसा नहीं है, कोई बैंक करते हैं कोई बैंक नहीं करते, तुम्हारा एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन मैंने बोला ऑप्शन में नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो 800 में से 100 माइनस किया, फिर 700 आया। उसके ऊपर 40% का मार्जिन लगा के 420 आया। अब ये 420 और ये 525 मिला के 945 आंसर आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये तुम्हारा सिलेबस में है, या ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऑप्शन देख के तुम ट्रीट कर सकते हो, इसको तुम करेक्ट कर सकते थे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। फिर हम बात करेंगे ये, ओ भाई साहब क्या पूछा है, प्रोसीजर पूछे है भाई साहब, प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट के प्रोसीजर पूछे है। लेकिन भाई तुमको क्या टेंशन है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ना उनको तो टेंशन नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं है क्यों। क्योंकि भाई प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट में जो हमारा निमोनिक्स, जो हमारा मेमोरी टेक्निक था ना, उसमें ही प्रोसीजर थे। यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है, टीटी का प्रोग्राम कब है। यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। आ जाइए ऊपर, आइए, आपका स्वागत है। देखो यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है, तो यू से क्या आता है तुम्हारा, यू से आता है सॉरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, यस से आता है स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर यू यस में सी ए ने, सी क्या है, क्राइटेरिया है, एंड ए से अप्रोच है। तो तुमको बस इतना ही देखना था, यूएस तो सारे ऑप्शन में सेम है, तुमको बस देखना था कि 3 नंबर का ऑप्शन क्या है। तो यूएस में सी ए, अगर तुमको बस सी ए भी याद आता है ना, तो भी मजे है, तुम्हारा आंसर सही आ चुका है। यूएस में सी ए ने, तुमको बस सी ए भी याद आता है ना, भाई सब खत्म है। फिर सी क्या है, क्राइटेरिया, एंड ए क्या है, अप्रोच। तो 1253 1253 1253 1253 किधर गया, 1253, ए ऑप्शन डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। 1253 जिसमें है ना, क्योंकि 9 तो सेम है। ठीक है, अपन पूरा चेक करते हैं ना, देखो आ जाइए, 1 मिनट जाएगा लेकिन चेक तो कर लेते ना पूरा। हमने क्या बोला, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा, तो उसके बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर पे आ जाएगा कि टीटी का प्रोग्राम कब है, और टीटी जो खेला जाता है ना, टीटी किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। टेबल किसका है, एडीएम का है। सर क्या क्या बात कर रहे हो आप, आ जाइए यहाँ पे 1 मिनट, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये जो प्लानिंग है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। तो यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है, तो टीम स्किल आ गया एंड टाइम टेबल आ गया। उसके बीच में तुम्हारा टेबल आता है, टीटी टेबल के ऊपर खेला जाता है। टेबल किसका है, एडीएम का। एडीएम क्या होता है, ये वाला टेबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, क्राइटेरिया, एविडेंस कैसे आता है, डेटा कलेक्शन के, एनालिसिस के मेथड क्या है, ये सब हमने बात करी है। तो ये जो है ना, ए ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स है, ये तुम्हारा बीच में आ जाता है, एंड उसके बाद में तुम्हारा प्रोग्राम का वाला पॉइंट आ जाता है। तो देखो, अगर तुमको ये भी पता है ना, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है, तो तुम इसको कर लोगे। तो बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, लेकिन जिसने भी मेमोरी टेक्निक को याद रखा था उसको तो आया होगा। तो ये भी तुम्हारा आना चाहिए था। देखो रो लो, कितना रोने का है कि ये नहीं पूछना था, प्रोसीजर कौन पूछता है, कितना भी रो लो, बट यार ठीक है, अभी आया था तो आ सकता था, सही हो सकता था। बट बाई चांस हमारा भी सही हो रहा है, बट ये इसको भी तुम छोड़ दो, ठीक है, नहीं गलत हुआ है तो भी ठीक है, छोड़ दो। ये तो भाई कैसे कैसे कौन सा बच्चा प्रोसीजर याद करके रखेगा भाई, वो नाक में दम कर दोगे क्या भाई साहब। हाँ ये भाई साहब क्वेश्चन पूछा है, ये भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है।
ठीक है। मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू वर्क विद द कंप्लीट डेटा सैम्पलिंग टेक्निक। तो PQRS के बारे में कुछ तो लिखा है ऊपर, पढ़ना पड़ेगा। देखो एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपने अटेम्प्ट किया होगा, गलत हुआ है सही हुआ है जो भी है, एक बार समझने की कोशिश करो। मेथड के ऊपर पूछा है उन्होंने। पी ने सजेस्ट किया है कोई तो मेथड, क्यू ने सजेस्ट किया है मेथड, हर एक ने मेथड सजेस्ट किया है। पी ने कौन सा सजेस्ट किया है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे एंटिटी का, स्कीम का, प्रोग्राम का, मतलब यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। क्या बात कर रहे हो सर, यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा मतलब क्या? रुको जरा, मेथड किधर है हमारा? हाँ इधर है, कॉमन मेथड है हमारे पास में, यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं होता। यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा में अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, एंटिटी का लिवरेज करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा। तो इसने यही बात करी है कि एंटिटी का डेटा जो है ना, एंटिटी का, स्कीम का, प्रोग्राम का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा का अपन यूज करेंगे। इसने क्यों ने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल जैसे अर्निंग, रेवेन्यू, वो डेटा को अपन यूज करेंगे, मतलब कौन सा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे लिखा है सर क्वांटिटेटिव? आ जाए यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जैसे कि फाइनेंसियस, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें अपन चेक करेंगे। अच्छा जी, किसने किया है, क्यू ने किया है। फिर आर ने क्या सजेस्ट किया है कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सर्वे के बारे में बात करता है। जो मेंबर है ना उनसे अपन क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है ना उससे अपन क्या करेंगे, उससे अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो सर्वे के बारे में पूछा है, किसने, आर ने सजेस्ट किया है, आर ने सजेस्ट किया है। फिर रेस ने क्या बोला है कि सिस्टम को अपन रिव्यू करेंगे, मतलब जो प्रोसीजर है ना, प्लानिंग, कंडक्टिंग, चेकिंग, ये जो प्रोसीजर है ना इसको अपन चेक करेंगे, मतलब किधर गया, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर करेंगे, प्लानिंग, कंडक्टिंग, चेकिंग, इसको अपन क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सैम्पलिंग का यूज कौन करेगा, सैम्पलिंग का यूज कौन करेगा। देखो सर, मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक, एक किसने किया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक क्यू ने किया है। ठीक है। और सर्वे किसने किया है, आर ने किया है। देखो सॉरी, आर ने किया है। तो पी एंड एस का तो कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे पी एंड एस का कोई संबंध नहीं है। तो या तो क्यू आएगा या फिर आर आएगा। अब ध्यान से सुनो, क्यू आता है कि आर आता है, इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, और जब तक सजेस्टेड नहीं आता है ना हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा। मतलब क्या सर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करना है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएगा। तो यहाँ पे दिख क्या आ रहा है कि क्यों आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों बात करता हूँ, सर्वे में क्या बात होती है, तुम क्या करते हो, पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सर्वे का मेथड कितने किसने सजेस्ट किया है, आर ने किया है। क्वांटिटेटिव किसने किया है, क्यू ने किया है। सर अब मुझे एक बात समझाइए, यहाँ पे तुम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हो, पता है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंसेस है, प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन है, बेनिफिशियरी, मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा है, अर्निंग वगैरह है। ठीक है। अब यहाँ पे ना तुम अगर सैम्पलिंग टेक्निक यूज नहीं करते हो ना तो भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे, तो भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे। लेकिन सर्वे में तुम्हारे जितने पार्टिसिपेंट्स है ना, जितने पार्टिसिपेंट्स है ना, सारे पार्टिसिपेंट से तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे क्या, कर पाओगे क्या, मुझे बताओ, मुश्किल है ना। तो यहाँ पे सर्वे में तो तुमको सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा ना, सिलेक्टिव लोगों से ही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब देखो एमसीक्यू में क्या पूछा है, मे नॉट बी पॉसिबल, कौन से बंदे को पॉसिबल ही नहीं है बिना सैम्पलिंग के उसका काम करना। तो देखो भाई साहब मेरे हिसाब से ना आर आंसर है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखो मेरे बुक में है कि क्यों क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग में है, मेरे बुक में है, मैं बात कर रहा हूँ गिवन केस में क्या होना चाहिए। देखो क्वांटिटेटिव में होता है सैम्पलिंग यूज, ये तो हमको पता है, लेकिन मेरे हिसाब से आर है ना ज्यादा अप्रोप्रिएट। देखो अभी तो सजेस्टेड आंसर के ऊपर है सब कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से ना सर्वे में कर ही नहीं सकते ना भाई साहब, तुम सारे पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करोगे। तो मे नॉट भी पॉसिबल लिखा है ना कि पॉसिबल ही नहीं होगा, सर्वे में पॉसिबल ही नहीं होगा ना भाई साहब, उसको सैम्पलिंग यूज करना ही पड़ेगा। हालांकि क्वांटिटेटिव में कुछ तो कर सकते हो तुम, बहुत सारे एनालिटिकल वगैरह कुछ तो और कर सकते हो ना, बट सर्वे में क्या करोगे, वहां पे तो सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा। तो ये जो आर है ना यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है, और वैसे भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे होगा, सी में होगा, सी में छुपा होगा। तो ये है ना आर मुझे ज्यादा आर लग रहा है, बट क्यू भी हो सकता है, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी सजेस्टेड आंसर ये है ना, ये कंफ्यूजन है मुझे, अभी भी कंफ्यूजन है, ये जो है ना सजेस्टेड आंसर के बाद में ही समझ में आएगा। ठीक है। तो ये है, आपका गलत हुआ है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पी या सॉरी ये आपने क्यू एंड आर में से किया है ना सिलेक्ट, तो अच्छी बात है। अगर पी एंड एस किया है ना तो भाई साहब भूल जाओ फिर। ठीक है। ये 15 नंबर का भाई कहाँ से पूछ रहे हो तुम, बैंक ऑडिट तो ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहे हो तुम, क्या पूछा है पता है क्या। ठीक है, ये कुछ तो 4-5 प्रोसीजर उन्होंने दिए हैं। ठीक है। पूछा है कि कौन से ऑडिट के प्रोसीजर है जिसको वाई ने फोकस करना चाहिए था। ठीक है।
तो देखो अगर मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे बैंक ऑडिट कुछ नहीं पता, वैसे भी अपन ने किया नहीं है, अगर कुछ नहीं पता ना तो भी मुझे देख के एक लग रहा है कि देखो हम ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर ऑफ लोन्स, इंस्टॉलमेंट, मास्टर डेटा, ये तो चेक करेंगे, ये तो चेक करेंगे, तो टू तो आ ही जाएगा, टू तो आ ही जाएगा। और अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम अकाउंट भी आ जाता है, जैसे कि एस एम ए 1 और 2 इसको अपन ने एनबीएफसी में डिसाइड किया है, डिस्कस किया है। बैंक ऑडिट अपन ने किया नहीं, बट एनबीएफसी में डिस्कस किया है। तो एस एम ए 1, एस एम ए 2 इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया है। तो एस एम ए 1 कौन से स्लिप हो गए अकाउंट, वो तो हमको देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 2 और 4 तो आना चाहिए, ये तो मुझे देख के लग रहा है। हालांकि सारे प्रोसीजर ही आने चाहिए, बट 2 और 4 तो मुझे कुछ नहीं पता ना, तो ये 2 ऑप्शन है ना 2 और 4, ये मैं टिक करके आ जाता। तो देखो 2 और 4 है एंड 2 और 4 है। अब दिक्कत ये आती है कि 2 और 4 दो जगह पे आ जाते हैं, तो बी एंड डी तो तुम्हारा नहीं आएगा, ए एंड सी में चल रहा है। तो ए एंड सी में देखो यहाँ पे लिखा है कि 5 भी आएगा, रिव्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी ये भी ऑडिट का प्रोसीजर है, बट गिवन क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैंने क्या देखो, मैंने एक बात बोली थी कि जहाँ पे ज्यादा प्रोसीजर है ना वो आंसर ज्यादातर सही रहेगा, बट ये चीज यहाँ पे गलत हो जाती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि ऑडिट के प्रोसीजर तो सारे है, सारे ऑडिट के प्रोसीजर है। मतलब क्या सर, दिखा देता हूँ आपको। देखो ये बैंक ऑडिट है, यहाँ पे ना तुमको इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंटिव ऑडिट के प्रोसीजर्स एंड रिकवरेबिलिटी के प्रोसीजर ये दिए हैं। अब यहाँ पे जो तुमने पढ़े हैं ना, ये इसमें से ही है, इसमें से ही है। जैसे कि देखो रिपोर्ट को चेक करना, 1 मिनट देना, मैं सारे दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रही है, सिस्टम के बारे में बात होती है। ये दोनों कौन से इंटरनल कंट्रोल के, कैसे इंटरनल कंट्रोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटीज है, यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम है एडवांसेस का। देखो भाई ये तो गलत होना ही है आपका, ये छोड़ दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किया होता ना तो भी आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, छोड़ दो, ठीक है। तो ये 2 प्रोसीजर किसके, इंटरनल कंट्रोल के, ठीक है। तो ये तो नहीं आएंगे। फिर हमने बात करी अभी मास्टर डेटा, ईएमआई, इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। प्रॉब्लम अकाउंट एसएमए 1, एसएमए 2 ये तो आ जाएगा। बस बात ये आती है कि ये जो है ना रिकवरेबिलिटी का प्रोसीजर में तुम्हारे पास में क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है। तो जो ऑडिटर्स रिपोर्ट वाला जो पोर्शन है ना, ये रिव्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ये वाला पोर्शन है ना, ये आपने टिक नहीं करना था। क्यों? क्योंकि वो रिकवरेबिलिटी का प्रोसेस है ना, यहाँ पे मिस्टर वाई का पूछा है। मतलब क्या, अगर आप ऊपर जाके देखते हो ना तो यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड को अलोकेट करके दिया था उन्होंने। एक्स का इंटरनल कंट्रोल दिया था, वाई को सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस दिए थे एंड जेड को रिकवरेबिलिटी दिया था। तो ये सिर्फ वाई के बारे में पूछा है, तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब जो बीच बीच वाला बॉक्स है ना, बस उसके बारे में तुमको पूछा है इसमें। तो ये 2 प्रोसीजर आते हैं, ये नहीं आता है क्योंकि ये रिकवरेबिलिटी में जाएगा। अब देखो सर, लॉजिकल है नहीं है कि ये एमसीक्यू में पूछेगा और तुमको आएगा लिख के, लॉजिकल है ही नहीं है। तो अगर आपने ए एंड सी में से किया है ना तो भाग्य मान लो कि आपका, ठीक है, पास तो आ गए हो तुम। लेकिन ए आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 5 नंबर का चीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाती है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट आंसर है, तो सी सी अगर आपको नहीं पता है, सी छाप के आए तो भी सही हो जाएगा। बात करते कि बहुत सारे आंसर हमने बात करी कि 7 आपके एमसीक्यू जो है ना वो गलत हो जाते तो भी चलेगा। तो कौन से 7 एमसीक्यू है जो गलत हो सकते हैं आपके, उसको अपन एक बार काउंट करते फटाफट। जो आपके गलत हो जाते तो भी आपने टेंशन नहीं लेना है, या फिर हम ऐसे बात करेंगे कि कौन से एमसीक्यू है जो आपके सही होने चाहिए थे, ठीक है। पहले 5 जो एमसीक्यू है ना, कौन से, 620 वाला एमसीक्यू, ठीक है, 620 वाला एमसीक्यू ये आपने गलत नहीं करना था, ये आपका सही आना चाहिए था। फिर मॉडिफिकेशन का ये भी आपका सही आना चाहिए था, 510 वाला, 530 वाला भी सही आना चाहिए था। सिंपल सिंपल एमसीक्यू थे, 3 सही आ गए। 505 का भी सही आना चाहिए था, 4 सही आ गए। ये जो है ना पी का, ये तो भाई सही आना ही आना चाहिए था, 5 सही आ गए। अभी तक कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, ठीक है। 6 नंबर का गलत हो जाएगा, डिजिटल ऑडिट छोड़ दो, ठीक है। 7 नंबर का सही आना ही आना चाहिए था, तो कितने करेक्ट हो गए हमारे, 6 करेक्ट हो गए। हमको 8 करेक्ट करने हैं अभी, ठीक है। फिर देखो 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 देखो, क्यू आर बी 7 हमारे करेक्ट हो गए। फिर अभी हो सकता है कि ये तुम्हारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा, 9 नंबर का करेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का करेक्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा। 11 नंबर का करेक्ट नहीं हुआ, नहीं 11 नंबर का होना चाहिए था, तो 8 यहाँ पे हो गए आपके। 11 नंबर का 570, 1 एंड 6 में से 6 के बेसिस पे करेक्ट होना चाहिए था, तो ये 8 हो गए। अब हो सकता है कि ऊपर में से कोई आपके गलत हो गए होंगे, तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो बाकी के हमने छोड़ दिए ना रॉन्ग करके, उसमें से एक आध तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे 8 खत्म हो गए। इतने भी करेक्ट हो जाते तो भी तुम्हारे 16 मार्क आ जाएंगे।
अब जो गलत हो सकते थे वो बाकी सारे, देखो ये 450 का गलत हो सकता है, छोड़ दो। ये मिस स्टेटमेंट का गलत हो सकता है, छोड़ दो। प्रोसीजर का छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। 945 भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो प्रोसीजर वाला, ये भी छोड़ दो P&Q वाला, ये भी छोड़ दो तुमका EMI वाला, जो भी इसका मिस्टर वाई वाला, तो सारे भी छोड़ देते हो ना, तो भी 8 तो करेक्ट आने चाहिए थे। इसके हिसाब से मैंने बोला कि 16 आपके करेक्ट आने, 16 मार्क्स आपको आने चाहिए थे। आपको पास होने के लिए वैसे भी 10 ही चाहिए थे, बाकी तो 30 मार्क आपके थ्योरी में से आने चाहिए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे रुक जाते हैं। MCQ डिफिकल्ट थे माना, बट है ना, देखो इतने सारे MCQ में से एक आध तो तुक्का लग जाएगा, 18 पे तो पहुंच जाओगे। जो भी बाकी के है ना, थोड़ा अगर अच्छे से कर लेते तो 18 तक तो पहुंच जाते थे। तो देखो भाई साहब, ये चीज़ है, MCQ बहुत गंदे पूछे हैं उन्होंने, बट थ्योरी का पेपर अच्छा था, तो थ्योरी का पेपर मेरे हिसाब से अटेम्प्ट होना चाहिए था तुम्हारा अच्छा खासा। बट जो भी है, अब देखते हैं। अब बात करेंगे पेपर खत्म होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में। पेपर खत्म तो हो गया ना, रिजल्ट आने के बाद में ही बात करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, थोड़ा ग्रेस मार्किंग भी आ जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में अभी मत सोचो। MCQ के बारे में मैंने बता दिया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।